हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। तो चलिए, आज 29 मार्च शुक्रवार के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। पहली न्यूज की तरफ हम रुख करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केरल की राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो थोड़े ही समय पहले केंद्र सरकार ने कुछ नियम तय किए थे सीएए को लेकर, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। उस सीएए को लेकर बहुत सारी जगह पर समर्थन भी हुआ और बहुत सारी जगह पर विरोध भी हुआ। तो जब विरोध हो रहा था तो बहुत सारे मामले भी दर्ज करे गए उनके खिलाफ में, है ना। और जो भी दर्ज मामले थे, उन मामलों को वापस लेने का जो ऐलान किया है वहां की राज्य सरकार ने। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वो जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया है या नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, जो 14 मार्च दोपहर को 3 बजे लागू हुई थी। अब उस आचार संहिता का राज्य सरकार ने पालन किया है या नहीं, इसी बात को जानना चाहती है ये इलेक्शन कमीशन। इसी वजह से उन्होंने नोटिस जारी किया है वहां की राज्य सरकार को। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं वो आपको इस न्यूज से संबंधित ध्यान में रखने हैं। और ये जो घोषणा है, ये घोषणा किसने की है? केरल सरकार के, यानी कि केरल में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, पब्लिक अनाउंसमेंट, की वो जितने भी केस हैं इससे संबंधित वो वापस लेते हैं। ठीक है। तो अब इस आयोग ने बुधवार को ये नोटिस जारी किया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर केरल के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव को तत्काल जवाब देना है और 30 मार्च तक अपना ये जवाब जो है वो दाखिल कर दें, ताकि बाद में जो छुट्टियां खत्म हो जाएं तो उसके बाद में अपना काम निरंतर चलता रहे। अब सीएए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए के खिलाफ में, ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा, सामाजिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से। ठीक है। तो बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि ये जो मामले हैं उनको वापस ले लिया जाए। अब अचानक इसको वापस ले लिया गया है, यानी कि एक घोषणा कर दी है वहां की राज्य सरकार ने, यानी कि एक मुख्यमंत्री ने। तो इसीलिए इनको नोटिस जारी किया है आयोग ने। अब जब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बता दीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? अभी हम क्या बात कर रहे थे? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेदों की बात करें, कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है ना, वो इसी से संबंधित हैं, निर्वाचन से संबंधित। और चुनावों से कौन सा भाग बनेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 15वें भाग में चुनावों से संबंधित बातें की गई है। अगर हम इसको स्पेसिफाई करने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 324 ये जो है ना, ये चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित। और भाग की बात की जाए तो 15, और बाकी जो बच जाते हैं 329 तक, तो उसमें क्या बताया गया है? तो उसमें इस आयोग की शक्तियां क्या हैं? आयोग की शक्तियां, आयोग के कार्य क्या हैं? कार्य। और इस आयोग में अगर कोई व्यक्ति चयनित होता है, जैसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें या फिर अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात करें, तो उनका कार्यकाल कितना रहेगा? और अगर कोई व्यक्ति यहां पर नियुक्त होता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये हमें अनुच्छेद कहां से कहां तक देखने को मिलती है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमें ये देखने को मिलती है। और ये कौन सा भाग रहता है? तो ये 15वां भाग है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना, कि चुनावों से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 15।
तो वापिस थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लीजिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। इस निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी और अगले ही दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, उससे एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा के चुनावों का संचालन करता है और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन करता है। इसी के साथ साथ राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के लिए चुनावों का संचालन करता है। और जब बात करते हैं राष्ट्रपति के पदों का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव हो, उनके चुनावों का भी संचालन किसके हाथों में होता है? तो आप कहेंगे निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। बाकी चलो देख लेते हैं, ऑप्शन और भी दिए गए थे। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 किससे संबंधित है? आप कहेंगे जी ये तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकार। और जब भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या बताई गई है? संघ की बातें, तो ये संघ से संबंधित हैं। भाग 6 में अगर बात करें तो ये राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बताना था। बहुत ही अच्छा, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट न्यूज की ओर। चाइल्ड एक्यूज्ड ऑफ पोक्सो ऑफेंस टू बी ट्राइड एज पर जेजे एक्ट। पोक्सो अपराध के आरोपी बच्चे पर जेजे एक्ट के तहत अब मुकदमा चलाया जाएगा। केरल हाई कोर्ट ने ये माना है कि यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण जो अधिनियम है इसके तहत आरोपित बच्चे पर किशोर न्याय यानी कि जेजे जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उस पे इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुद्दा जो नॉर्मल वो क्या है, वहां के न्यायमूर्ति हैं पीजी अजीत कुमार, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि 13 साल के लड़के पर याचिका दायर ऐसे हुई कि उस लड़के ने दूसरे लड़के का क्या किया है? यौन उत्पीड़न किया है। तो अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि इस लड़के ने दूसरे लड़के का मतलब यौन उत्पीड़न किया है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने फिर कहा कि ये तो पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध या फिर आईपीसी के तहत यौन अपराधों के मद्देनजर इस बच्चे पर मुकदमा चलाना संभव नहीं है, इसीलिए इसे आपराधिक इरादे से दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। तो याचिकाकर्ता के खिलाफ ये जांच अवैध थी, इसीलिए अब कहा गया है कि जो मुद्दा है वो जेजे एक्ट के तहत चलेगा, यानी कि जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के एक्ट के तहत ये मुद्दा चलेगा। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बाल यौन अपराध संरक्षण, जिसे हम पोक्सो अधिनियम कहते हैं, इस अधिनियम का कौन सा प्रावधान ऐसा है जिसमें बताया गया है कि पीड़िता की पहचान नहीं होनी चाहिए, यानी कि गोपनीयता रखी जाए बात कि किसका उत्पीड़न हुआ है? तो बताइए। तो सबसे पहले जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। धारा 23 के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रमाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडिया और स्टूडियो या फिर फोटोग्राफिक सुविधाओं से किसी भी बच्चे पर कोई भी रिपोर्ट या टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है ना। जैसे हम बच्चे की पहचान के बारे में बात करें कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है, उसके आस पड़ोस की बात हम नहीं बता सकते, नाम, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, पड़ोस, कुछ भी जो है ना वो नहीं बताना है, पहचान गोपनीयता ही रखी जाएगी। अब जब बात करते हैं पोक्सो अधिनियम के बारे में, ये कब लाया गया था, ये कब लागू हुआ था, तो ये बात है 14 नवंबर 2012 की। तो जाहिर सी बात है 2012 से है तो आपको पता ही लग गया होगा, पोक्सो अधिनियम 2012 लिखा हुआ है। तो 2012 में लागू हुआ 14 नवंबर को। यह अधिनियम
यौन उत्पीड़न के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए एक व्यापक कानून है। ठीक है, 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल के आयु से जो कम है उनको बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। यानी वो बच्चे हैं, उनके साथ अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो आरोपी के खिलाफ इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है ना। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो इसमें क्या कहा गया है, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान इंडिया, यानी कि भारत का संस्थापक पिता, सॉरी, पाकिस्तान का संस्थापक पिता भारत, ये बात किसने कही है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने। नाम है साद अहमद वड़ैच। तो साद अहमद वड़ैच ने नई दिल्ली में कहा था कि ये जो भारत है ये हमारे पाकिस्तान के फाउंडर फादर हैं और इन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि हमारे जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण बने रहें। तो पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद वड़ैच ने ये कहा कि संघर्ष और तनाव ये हमारी नियति बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि हर बार 23 मार्च को मनाया जाता है पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस। पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो फिर जैसे हर देश का दूतावास होता है तो पाकिस्तान का भी दूतावास भारत में था। तो ये पाकिस्तान नई दिल्ली स्थित दूतावास में अपना नेशनल डे मनाया करता था। तो फिर क्या है, 2019 के बाद से यहाँ पर दूतावास जो है वो बंद कर दिया गया। भारत ने भी अपने राजनयिक को वहां इस्लामाबाद से भारत में बुला लिया। अब फिर दोबारा से इन्होंने शुरुआत की है और इन्होंने, यानी कि पाकिस्तान ने नई दिल्ली में अब ये नेशनल डे मनाया है कल। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नई दिल्ली लिखा हुआ है पोस्टर में, और ये मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है और ये वो अधिकारी हैं, ठीक है, साद वड़ैच, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और इस न्यूज के बारे में कहा गया है कि इन्होंने औपचारिक रूप से हमारे विदेश मंत्रालय को आमंत्रित किया था और सह अस्तित्व की बात कही थी इन्होंने, लेकिन इस गुरुवार को दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान के इस राष्ट्रीय दिवस में भारतीयों ने भाग नहीं लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत पाक के संबंध जो है वो बड़े जटिल नजर आते हैं और जो भी तनाव है उनको ये इंगित करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करेंगे और फिर हम बताते हैं आपको इस न्यूज के कुछ प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये बताइए। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताना है आपको। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन आसिफ अली जरदारी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अभी राष्ट्रपति बने हैं, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि ऐसा नहीं है ये पहली बार राष्ट्रपति बने हैं, ये एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 से लेकर 2013 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे। ठीक है, यानी कि इन्होंने 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब ये 2024 में 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए थे, विपक्ष में खड़े हुए थे महमूद खान अचकजई। जो अचकजई हैं इनको हरा दिया इन्होंने, कितने वोटों से, 136 वोटों से। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। वहां पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार नए राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, आपको पता हो, ठीक है ना। नए राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, तो नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का ये चयन किया गया यहाँ पर। और ये हम जरदारी की जो बात कर रहे हैं,
ये किसके पति हैं? आपने एक नाम सुना होगा, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ये वहां की प्रधानमंत्री रही, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान में। इन्हीं के पति हैं ये बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के पति हैं ये जरदारी। और जरदारी पहले कभी बिजनेसमैन हुआ करते थे और अब ये एक राजनेता है। जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल निभाना चाहती थी तो तीसरे कार्यकाल के लिए ये अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, तो इनकी हत्या कर दी गई थी 2007 में। और फिर अगले साल 2008 में ये जो हैं जरदारी राष्ट्रपति बने और 2008 से 2013 तक इन्होंने पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब ये 2024 में फिर दोबारा से चुने गए हैं। अब ये 14वें राष्ट्रपति का जो टर्नओवर है वो अब संभालेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, ये जरदारी जो है वो कौन कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ये को प्रेसिडेंट हैं, पीपुल्स पार्टी। लेकिन ये उम्मीदवार जो खड़े हुए राष्ट्रपति के रूप में, तो ये दो पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे। तो एक और है, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो इन दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। और इनके विपक्ष में जैसे मैंने आपको बताया महमूद खान अचकजई, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ठीक है जी, इस प्रकार तो 137 वोटों से हरा दिया इन्होंने। ठीक है जी, तो ये कुछ बिंदु हैं जो ध्यान में रखने हैं। और अब जो नई सरकार की बात करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री का अगर हम नाम देखें तो मोहम्मद शाहबाज शरीफ वहां के अब प्रधानमंत्री हैं। तो जो नई वहां की एक सत्ता में परिवर्तन हमें देखने को मिला है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ एक अच्छा संबंध बनाया जाए, राजनीतिक संबंध बेहतर हो। हालांकि जब बात करते हैं हम उस आर्टिकल 37 के बारे में, सॉरी आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी बढ़ गया था। पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को नई दिल्ली से वापस बुला लिया था और भारत ने भी अपने राजनयिक को इलाहाबाद से वापस बुला लिया। फिर अब जब नई सत्ता में एक गतिविधि, नया परिवर्तन देखने को मिला है, तो फिर से दोबारा चेंजेस आने शुरू हुए हैं। अब सीडीए बनाकर भेजा गया है अहमद वड़ैच को, साद अहमद वड़ैच को, यानी कि सीडीए का मतलब होता है चार्ज डी अफेयर, चार्ज डी अफेयर ये एक पद है। तो ये बनाकर भेजा गया है और उन्हीं के चलते ही नई दिल्ली में ये नेशनल डे मनाया गया। भारत के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको भी न्योता दिया गया, लेकिन वो बात अलग है कि उन्होंने इसमें शामिल होना, आप कहेंगे स्वीकार की तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो इसमें शामिल हुए नहीं भारतीय अधिकारी। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले। IRDAI, तो इन्होंने कहा है कि जो भी बीमा कंपनियां हैं वो अपनी ब्रांच ओपन करके ही रखेंगी 30 और 31 मार्च को। आपको पता है ना, अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो IRDAI ने बीमा कंपनियों को अपनी शाखाएं ओपन करने के लिए ये कहा है। तो इस IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि यही जो बीमा कंपनियां हैं इनकी आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ एक प्राधिकरण है जो उन पर कंट्रोल रखती है। तो इस IRDAI ने कंपनियों को इस एक संदेश के माध्यम से कहा कि पॉलिसी धारकों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए बीमाकर्ताओं को 30 और 31 मार्च 2024 को अपनी शाखाएं
वैसे ही ओपन रखनी है जैसे हम नॉर्मल आवर्स की रखते होते हैं, है ना। चलो अब IRDAI जो है उसके बारे में आपको बताना है। IRDAI इसका मुख्यालय कहां पर है, आप ये बता दीजिए। IRDAI इसका काम देश के बीमा उद्योग को विनियमित करना है। यह बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित करने, लाइसेंस देने और बढ़ावा देने का काम करता है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। जिन्होंने हैदराबाद टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यह एक स्वायत्त नियामक संस्था है। इसका गठन 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई। IRDAI की स्थापना मल्होत्रा समिति के तहत की गई। मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधारित की गई। इस समिति का नाम मल्होत्रा समिति क्यों है? क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम था मल्होत्रा, ठीक है ना। उनका पूरा नाम है RN मल्होत्रा। तो RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया मल्होत्रा समिति। उस मल्होत्रा समिति ने जो सिफारिशें दी, जो रिपोर्ट सौंपी, उन्हीं के आधार पे इस IRDAI की स्थापना हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था? निजी क्षेत्र की कंपनियों को देश में बीमा को बढ़ावा देने की अनुमति देना। घरेलू बीमा में विदेशी प्रमोटरों को अनुमति देना इसका उद्देश्य था। संसद और सरकार के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र नियामक निकाय का गठन होना चाहिए। तो फिर ये स्वतंत्र नियामक निकाय का गठन भी हुआ इस समिति के आधार पे, ठीक है। तो ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, अब यहां पर ये देखिए, ये ऑफिस है इनका, हेडक्वार्टर कहां पे? हैदराबाद में। देखो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं विदेश में हैं। हैदराबाद में है ये ऑफिस बना हुआ IRDAI का, ठीक है जी। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तेजस MK-1A विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी है और इस उड़ान को आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। देखिए ये है और इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LA5033, इसका नाम है ये। यानी कि जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, तेजस कैटेगरीज बहुत सारी हैं, 4-5 हैं, है ना। तो उनमें से एक नाम ये भी है, तेजस MK-1A। तो उस कैटेगरी का ये विमान है और इसको उड़ाया गया 18 मिनट तक इसे उड़ाया गया और उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी उड़ान सफल रही। किसके सहयोग से? तो हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम HAL कहते हैं, उसी के सहयोग से ये संपन्न हुआ है। फरवरी 2021 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया कि वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला हम शुरू करेंगे और इसी के तहत ये हम देख पा रहे हैं कि इस सीरीज का तेजस LA5033 लॉन्च किया गया और इसको एक आसमान में उड़ाया भी गया और हम सफल भी रहे, ठीक है। इस विमान को कौन चला रहे थे? तो चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन थे के वेणुगोपाल, जो अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं ने इसको चलाया था। जिस कंपनी की बात करते हैं, यानी कि जो रक्षा कंपनी है HAL जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके सहयोग से हम सफल हुए हैं। तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी है, रक्षा कंपनी। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका आप जवाब दीजिए जरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? जिन्होंने लिखा होगा ना बेंगलुरु, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक में इनका मुख्यालय है और वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। तो जब बात करते हैं, एक यह सार्वजनिक एरोस्पेस रक्षा कंपनी है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और किसने की थी? तो नाम आता है वालचंद हीरा
बालचंद हीराचंद ने। ठीक है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से ये एक मानी जाती है और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है इस कंपनी को। ठीक है। हालांकि जब शुरू की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, तो HAL की स्थापना किसके नाम से हुई थी? तो इसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। एयरक्राफ्ट लिमिटेड, तो ये नाम रखा गया शुरू में। फिर अक्टूबर 1964 में इस हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का विलय हो गया था, किसके साथ? एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ। तो फिर इसका नाम क्या है? नाम बदल गया और नाम फिर क्या पड़ गया? अब यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अब इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। एक तो नाम ये ले लिया गया पहले वाले नाम का, और दूसरा जो विलय हुआ था एक नाम ये ले लिया गया, एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और बाकी जो लिमिटेड शब्द है वो पहले का कॉमन ही है ना, तो लिमिटेड। अब इसका नाम ये है। ठीक है। शुरुआती दौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नाम था। 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ इसका विलय हुआ। बाद में इसका नाम ये पड़ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु, जो आपसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना। इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसी HAL ने अपनी हाई टेक्निक से लेस हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस का निर्माण किया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 25 टन का सुखोई 30 विमान जो है वो भी चौथी पीढ़ी का रूसी लड़ाकू विमान रूस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए कच्चे माल से ये बनाती है ना। तो ये भी बड़ी बात है। HAL के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो वहां पर हेरिटेज सेंटर बना हुआ है। आप वहां पर एरोस्पेस संग्रहालय में जा सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो ओपन रहता है। अगर आपको जानने का प्रयास करना है तो जान सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस तेजस के बारे में, तो तेजस का निर्माण वर्ष रिक्त स्थान में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा बताएंगे? इसे हम बोलते हैं LCA प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है, यानी कि हल्के विमान बनाने हैं, इस प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और ये 1983 की बात है। निर्माण तो इसका 1983 में हुआ, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया, पहली उड़ान भरी जो वो 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी 2001 में। वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण, डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को विकसित किया था। हरिनारायण, ठीक है ना। और इनकी टीम ने इसको तैयार किया। 2003 में हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही ये नाम दिया था तेजस। तेजस नाम दिया इस विमान को। किसने नाम दिया था? अटल जी ने, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तेजस के बारे में थोड़ा सा और हम जानने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है, तेजस एक भारतीय एक हल्का विमान है जिसका निर्माण HAL के थ्रू किया गया। और इसमें एकल इंजन है। ठीक है। डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है ये। CDS 2018 में एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि तेजस क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग तरीके से। ऑप्शन सी में टिक करना था हल्का लड़ाकू विमान। भारतीय
वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये डिजाइन किया गया है ना, नौसेना। तो इसका डिजाइन जो है वो दो कंपनियों के द्वारा किया गया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, और दूसरा तो आपको पता लग ही गया एचएएल। तो इनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एचएएल को। चलो जी, इस प्रकार से आज की ये जो न्यूज है ये तो हमारी कवर हुई। तो फिर जैसे 2021 की बात करते हैं। 2021 में तेजस को आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया गया, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली, कि अब ये वायुसेना का हिस्सा है। चलो जी, तो आज की जो न्यूज थी वो हमारी यहीं तक होती है कवर। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी आप यहाँ पर आके पढ़ सकें। अपने इस YouTube चैनल एडुरोही ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक चैनल और भी है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, उसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल। जब आप एडुरोही 24 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो अपनी प्रोफाइल वहां पर आपको मिल जाएगी और जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं इस चैनल पे उसकी पीडीएफ आपको वहां फ्री पे मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। आप हमें एडुरोही 24 सर्च करते हुए ट्विटर, एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी अपना बना हुआ है, उस पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको एडुरोही ऑफिशियल चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। धन्यवाद आप सभी का। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।